हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। हम कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेएलओ, जिसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 भी पूछा जाएगा। देखिए, ये एक्ट जेडीए जेएलओ एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ के साथ आरजीएस में भी एक्ट पूछा जाता है। जितने भी स्टूडेंट अगर राजस्थान जेडीए जेएलओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें ये एक्ट पूछा जाता है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप बैठ जाइए, क्योंकि आपने कभी भी इस तरीके से तो पढ़ाई नहीं की होगी कि कैसे किसी लॉ को इतना सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ा जा सकता है। मेरा सिर्फ एक यही पैटर्न रहता है कि जैसा भी हो, स्टूडेंट को ये लॉ अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं जेडीए जेएलओ की, उनके लिए मैंने जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982 ऑलरेडी कवर करा दिया है। मैंने दूसरा एक्ट भी स्टार्ट करा दिया है। ठीक है, राजस्थान टेनेंसी एक्ट, वो भी आप साइड बाय साइड उनकी भी वीडियोस देखते रहना। बहुत अच्छे कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, लोगों को पैटर्न समझ आ रहा है। ठीक है, एक्चुअली डिफरेंट पैटर्न इसलिए क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे तो पीडीएफ मेरी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होती है, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए थोड़ा कंटेंट जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, पीडीएफ को साथ में बनाते हैं और कैसे इजी वे में पढ़ाया जाए। एक और चीज जो डिफरेंट है कि हर सेक्शन के बाद मैं उसके एमसीक्यूज लिखती हूँ। ठीक है, किसी भी सेक्शन को स्किप नहीं करते, क्योंकि हमें नहीं पता क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये एक्ट देखिए, अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की, तो आपके पास बेयर एक्ट तो होगा ही। ठीक है, आप मेरी तरह ये बेयर एक्ट लेके बैठ जाइए, और अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने जिस्ट लिखा है हर सेक्शन का। तो अगर आप देख रहे हैं तो इसके अंदर कितने टोटल आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं। तो टोटल चैप्टर्स कितने हैं इसमें? एक्चुअली चैप्टर्स नहीं है, पार्ट है। तो टोटल पार्ट कितने हैं? 15 पार्ट है। कितने टोटल सेक्शन है? टोटल सेक्शन 93 है। और इसके अंदर कितने शेड्यूल है? तो एक शेड्यूल है। ठीक है, वो भी क्या हो चुका है? रिपील हो चुका है। तो ये बेसिक नॉलेज है जो आपको रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 हमारा बेसिकली डील करता है प्रीलिमिनरी से। ठीक है, पार्ट 1 हमारा डील करता है प्रीलिमिनरी से। देखो, मैं आपको जो भी चीज बोलूंगी तो आपको ऐसे नोट डाउन करना है। ठीक है, ऐसे नोट डाउन करना है, क्योंकि जब हम लास्ट में रिवीजन करेंगे तो तब टाइम नहीं होता हमारे पास कि पूरा बेयर एक्ट पढ़ने बैठे। तो जो जो हमने की पॉइंट्स लिखे हैं ना, वही काम आते हैं। तो हम साथ के साथ इनके नोट्स भी बनाते चलेंगे। अब देखिए, अगर मैं सेक्शन 1 की बात करूं तो सेक्शन 1 क्या बात कर रहा है? सेक्शन 1 बात कर रहा है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट की। तो देखिए, इस एक्ट का क्या नाम है? इस एक्ट का नाम है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। अब इसका सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि कहां पर अप्लाई होता है? तो याद रखना, ये होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई होता है। ठीक है, ये होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई होता है। उसके बाद ये फोर्स में कब आया? इसका मतलब इसकी जो एनफोर्समेंट डेट है वो क्या है? तो 1 जनवरी 1909 को ये क्या होता है? एनफोर्समेंट में आ जाता है। देखो, एनफोर्समेंट की डेट अलग होती है कि जिस दिन से ये लागू हो रहा है, लेकिन ये इसका जो इनेक्टमेंट डेट क्या है? इसका मतलब कि जब जो है प्रेसिडेंट की जो है एसेंट मिल जाती है। अब आप कहेंगे 1908 का है, तो उस टाइम पर तो 1947 के बाद से हमारी ये पोस्ट वगैरह स्टार्ट हुई है ना। तो उससे पहले कौन रहे होंगे? तो जो भी उस टाइम के जो भी उस टाइम पे पोस्ट थी, गवर्नर जनरल वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, तो इसको कब इनेक्ट इनेक्ट कब हुआ? ये 18 दिसंबर 1908 को इसको एसेंट मिल गई। ठीक है, 18 दिसंबर 1908 को इसको एसेंट मिल गई, और 1 जनवरी 1909 से ही इसको एनफोर्स कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ठीक है, अगर आप इसका प्रियम्बल देख रहे हैं तो ये एक्ट क्या कर रहा है? ये एक्ट है, अब अंडरलाइन कर लेना वर्ड को प्रियम्बल के, कंसोलिडेट कर रहा है द इनेक्टमेंट रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। क्या वर्ड है? सिर्फ यहाँ पर सिर्फ वर्ड है कंसोलिडेट। ठीक है, जैसे आप कई कई बेयर एक्ट्स में देखेंगे तो उनके प्रेम्बल में अमेंडमेंट वर्ड भी लिखा होता है। ठीक है,
तो इसके जो प्रियम्बल में एक ही वर्ड लिखा है कि एक्ट कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब सारे एक्ट को इकट्ठा कर रहा है जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट से जितने भी रिलेटेड इनेक्टमेंट हुई हैं उन सबको अब कंसोलिडेट करके एक एक्ट बना दिया गया है, वो है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ठीक है, अच्छा ये जो एक्ट है 1908, ये इसका एक्ट नंबर क्या है, मतलब 1908 में जो ये एक्ट बना है ये इसका एक्ट नंबर क्या है, कौन सा एक्ट नंबर है, तो एक्ट नंबर 16 ऑफ 1908, मतलब 1908 में जितने भी एक्ट बने थे उसमें ये 16वें नंबर पे बना था रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ठीक है, तो 16 1908। ठीक है, उसके बाद इसको एसेंट कब मिली, तो एसेंट इसको मिली है 18 दिसंबर 1908 को। और इसको ये एनफोर्समेंट में कब आया, मतलब यूज कब से इसका शुरू हो गया होना, तो 1 जनवरी 1909। ठीक है, तो आपको समझ आया, हमने प्रियम्बल भी कंप्लीट कर लिया, सेक्शन 1 को भी देख लिया, इनएक्टमेंट और एनफोर्समेंट दोनों की डेट याद कर ली है, इसका एक्ट नंबर 16 है ये भी याद कर लिया है। ठीक है, मेरे साथ साथ रिपीट करते जाना तभी आपको याद हो पाएगा, ऐसा नहीं है सिर्फ मैं बोल रही हूँ आप नहीं बोल रहे हैं। अगर आप मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे तो ट्रस्ट में इतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि जब हम एमसीक्यूज कर रहे होंगे आपको आंसर्स आते होंगे। ठीक है, और इसका एक प्रोविजो है सेक्शन 1 में जो ये कहता है, स्टेट गवर्नमेंट में एक्सक्लूड एनी डिस्ट्रिक्ट और ट्रैक्ट्स ऑफ कंट्री फ्रॉम इट्स ऑपरेशन। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो फिर किसी भी एरिया में जो है इस एक्ट को एक्सक्लूड कर देगी कि इस एरिया में ये एक्ट जो है नहीं चलेगा। ऐसा क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी एरिया में। कंप्लीट हो गया हमारा सेक्शन 1। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड कर दिया कोई पर्टिकुलर एरिया कि इस एरिया में ये रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू नहीं होगा। चलो एमसीक्यू करते हैं, कमेंसमेंट कब हुआ था इस एक्ट का, 1909 में। डेट क्या थी, 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 1909 में ये एक्ट एनफोर्समेंट में आ गया था। ठीक है, एनफोर्समेंट में आ गया था, कमेंसमेंट कह सकते हैं। ठीक है, दोनों वर्ड सेम है। अगर मैं बात करूं सेक्शन 2 डेफिनेशन, तो एक क्वेश्चन तो यहां से बनेगा ही बनेगा। अब ध्यान से सुनना, देखो इसके अंदर कितनी डेफिनेशन है सेक्शन 2 के अंदर, तो आप देखेंगे 10 इसके अंदर डेफिनेशन है सेक्शन 2 को, सेक्शन 2 में। पहली है एडिशन, दूसरी है बुक, तीसरी है डिस्ट्रिक्ट, फोर्थ है डिस्ट्रिक्ट कोड, फिफ्थ है एंडोर्समेंट, सिक्स्थ है इमूवेबल प्रॉपर्टी, 6A है इंडिया, 7th है लीज, 8th है माइनर, 9th है मूवेबल प्रॉपर्टी और 10th है रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही होना चाहिए, डेफिनेशन में क्या लिखा है वो तो हमें पता ही होना चाहिए, लेकिन कौन सी डेफिनेशन किस सबसेक्शन के अंदर है हमें वो भी पता होनी चाहिए। और वो याद करने के लिए मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है। ठीक है, उस ट्रिक को आप अच्छे से याद रखना या फिर आप लिख लेना, आपको 1 से 10 तक पूरे सबसेक्शन डेफिनेशन क्लॉज याद हो जाएगा। वो ट्रिक है, अ बू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इमूवेबल प्रॉपर्टी इनसे ली। अब्बू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इमूवेबल प्रॉपर्टी इनसे ली। स्टेटमेंट याद है, अब्बू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इमूवेबल प्रॉपर्टी इनसे ली। अब अब्बू में ए आ रहा है, ए का मतलब हो गया एडिशन, बू का मतलब हो गया बुक, जिसमें अब बू है, ए से हो गया एडिशन बुक। डिस्ट्रिक्ट, तो इसका थर्ड सबसेक्शन देखेंगे वो बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट। अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, तो कोर्ट, तो ये कोर्ट वर्ड क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्योंकि आप देख रहे होंगे फोर्थ सबसेक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहा है। अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, तो ने से क्या है, एंडोर्समेंट, ने से मतलब एन एंडोर्समेंट। अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो क्लॉज है ही, सबसेक्शन है सबसेक्शन 6 इमूवेबल प्रॉपर्टी इनसे, इनसे को आप याद रख लो इंडिया से। ठीक है, इनसे को आप याद रखो इंडिया से। और ली का मतलब हो गया लीज, ली का मतलब हो गया लीज, तो आपको लाइन वाइज कहां तक, सबसेक्शन 7 तक आपको याद हो गए। अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इनसे इमूवेबल प्रॉपर्टी ली, मैंने मूवेबल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेशन की,
पूरा अगर आपने सेंटेंस याद कर लिया तो आपको पूरा डेफिनेशन क्लॉज याद हो जाएगा। अब्बू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अब्बू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इमूवेबल प्रॉपर्टी इनसे ली। मैंने मूवेबल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट की। पूरा दस्तक याद हो गया। अब देखो, मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट की। मैंने से हो गया माइनर, मैंने से हो गया माइनर, मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, रिप्रेजेंट की का मतलब रिप्रेजेंटेटिव। मैंने मूवेबल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट की, तो मैं माइनर, मूवेबल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेटिव। अब पूरा एक साथ हम बोलेंगे। अब्बू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इमूवेबल प्रॉपर्टी इनसे ली। मैंने मूवेबल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट की। ए से हो गया, ए से क्या हो गया एडिशन। अब बू, फिर क्या हो गया बुक। अब बू, फिर क्या हो गया डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट का मतलब डिस्ट्रिक्ट, फिर कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ने से क्या हो गया एंडोर्समेंट, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, इनसे मतलब इंडिया, ली मतलब लीज, मैंने मतलब माइनर, मैंने मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, रिप्रेजेंट की मतलब रिप्रेजेंटेटिव। ये आपके हो गए हैं एक से लेकर जो सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 10 तक डेफिनेशन क्लॉज का क्या हो गया। ये एक ट्रिक है याद करने की। अब हम करते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है। एक बात याद रखना, जो डेफिनेशन क्लॉज है ना, इसमें इंडिया वर्ड जो है 6A, इसको 1951 में ऐड किया गया। साथ के साथ याद करते चलो, इसमें जो इंडिया वर्ड है, ठीक है, इंडिया जो इसके अंदर डेफिनेशन क्लॉज में आया है 6A, उसको ऐड किया गया 1951 में। कब ऐड किया गया उसको 1951 में, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा है एडिशन का मतलब क्या। देखो यहाँ पे बोला कि जब हम किसी पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, तो एडिशन का मतलब क्या होगा। एडिशन का मतलब होगा प्लेस ऑफ रेजिडेंस, प्रोफेशन क्या है, ठीक है, जो उस पर्सन की बात कर रहे हैं उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस, उसका प्रोफेशन क्या है, ठीक है, ट्रेड अगर करता है तो ट्रेड, रैंक क्या है, या फिर कोई टाइटल, अगर कोई टाइटल है उसके पास, ठीक है, ऑफ अ पर्सन डिस्क्राइब्ड। इसका मतलब, जब एक बात बताओ यहाँ पे ऐसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन एक्ट में हम कह रहे हैं कि जब कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है किसी डॉक्यूमेंट का, ठीक है, तो जब हम उस पर्सन को डिस्क्राइब करेंगे तो साथ के साथ क्या लिखेंगे, उस पर्सन का रेजिडेंस लिखेंगे, प्रोफेशन लिखेंगे, ट्रेड लिखेंगे, रैंक लिखेंगे और टाइटल लिखेंगे उस पर्सन का जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। एंड इन केस ऑफ इंडियन, तो अगर वो पर्सन इंडियन है तो उसके फादर का नाम भी लिखा जाएगा, एंड फादर्स नेम, और वेयर ही इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज द सन ऑफ हिज मदर, देन हिज मदर नेम। काफी स्टेट ऐसी हैं जहां पर मदर का नाम लिखा जाता है, फादर्स नेम नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम मदर का नाम लिखेंगे। तो आप याद रखेंगे एडिशन का मतलब क्या, मेरे साथ साथ रिपीट करो। एडिशन का मतलब क्या, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, प्रोफेशन, ट्रेड, रैंक, टाइटल, और साथ के साथ अगर फादर्स इंडियन है तो उसके फादर का नाम, और जहां पर मदर्स नेम जो है प्रिवेलेंट होता है तो वहां पर मदर नेम। याद रखना है आपको, एक चीज इसमें याद रखना, पहले ना कास्ट वर्ड भी ऐड था इसके अंदर, कि जब हम पर्सन को डिस्क्राइब करेंगे तो उसकी कास्ट भी लिखेंगे, ठीक है, लेकिन 1956 में इस कास्ट वर्ड को ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया। तो देखो, जितने भी बच्चे होंगे वो सिर्फ इतनी डेफिनेशन पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन आप कहां पर लीड करोगे, आप लीड करोगे इस कास्ट वाले पॉइंट पे, कि कास्ट वर्ड भी इन एडिशन में पहले लिखा हुआ था, 1956 में उसको ओमिट कर दिया गया। और हमेशा मेरिट में वही लोग आते हैं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के जाते हैं, जिनको नॉर्मल जो आपको नॉलेज होनी चाहिए उससे एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, ठीक है, इसीलिए मैं एस्पेक्ट कवर करा रही हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल की अगर ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो आप जितने भी टॉपिक मैंने अभी तक करवाए हैं, अगर आप एक एक बार उन वीडियोस को देख लेंगे, ट्रस्ट में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जिस्ट कैसा है उसका वो बताया है, उसमें पूरा जिस्ट बताया है।
सबसे ज्यादा सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ा है, एक लेमन लैंग्वेज में, एक प्रूडेंट मैन की लैंग्वेज में, ठीक है। तो हमारा एडिशन का जो ये सबसेक्शन है डेफिनेशन क्लॉज का, ये क्लियर हो गया, अब आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। उसके बाद अब इसका सेकंड आता है बुक, ठीक है। इसका हम एक बार एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है। जब हम पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो राम शर्मा जयपुर टीचर, क्योंकि भाई वो उसका क्या है, वो उसका टाइटल हो गया, टाइटल कह लो या फिर उसका प्रोफेशन भी है, सन ऑफ मोहन, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल। अब देखो एडिशन क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, एज पढ़ा हमने नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, प्रोफेशन, ठीक है। तो एडिशन इंक्लूड प्रोफेशन। उसके बाद अब हम आते हैं बुक, अब बू, ठीक है। तो बुक, बुक इंक्लूड्स, अब देखो इसमें क्या लिखा है, बुक इंक्लूड्स अ पोर्शन ऑफ अ बुक and also any number of sheets connected together with a view of forming a book or a portion of book। तो बुक में हम इंक्लूड करेंगे बुक का पोर्शन भी, और साथ के साथ वो शीट्स भी जो उस बुक के साथ कनेक्ट है, और उस पोर्शन का, उस बुक का क्या, वो जो उसके साथ अटैच की गई है, वो इसलिए अटैच की गई है क्योंकि वो टुगेदर विद द व्यू ऑफ फॉर्मिंग अ बुक, और वो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक बुक बना रहे हैं, ठीक है। तो हम बुक में ये इंक्लूड कर रहे हैं। एग्जाम्पल जो लूज पेपर्स हैं उनको भी हम एज अ बुक ट्रीट कर सकते हैं, अगर क्या है, कनेक्ट किया गया है विद अ व्यू ऑफ फॉर्मिंग अ बुक और अ पोर्शन ऑफ बुक। समझ आ गया। अब देखिए, अब बू, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट, पहले हम डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट क्या, तो इसमें देखो दोनों चीज लिखी है, district and sub-district respectively mean a district and sub-district formed under this act। जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म किया गया है, हम उसी को डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट मानेंगे। तो ये याद रखना, फॉर्म अंडर दिस एक्ट। अब हम आ जाते हैं अब्बू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अब्बू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। तो डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ लिया, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट, अब है कोर्ट। तो अब आ जाओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब क्या, तो इसमें कहा गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंक्लूड्स द हाई कोर्ट इन इट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन। देखो सिंपल समझो, डिस्ट्रिक्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ही, अगर हाई कोर्ट है और वो अपना ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन में किसी केस को सुन रहा है, तो उस हाई कोर्ट को भी हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लेंगे। फॉर एग्जांपल, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी, उसने एक डिक्री पास की और उस डिक्री की अपील गई हाई कोर्ट में, तो क्या अब वो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माना जाएगा? मैं इस एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हाई कोर्ट के पास है अपीलेट डिक्री। पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल लो, एक कोई बहुत बड़ा मैटर है, उसको हाई कोर्ट ने डायरेक्ट सुना, हाई कोर्ट ने डायरेक्ट सुना, अपीलेट जुरिस्डिक्शन नहीं, पहले ही सबसे पहले जो ट्रायल चला वो सबसे पहले वो हाई कोर्ट ने सुना। अब हाई कोर्ट ने यहाँ पर कैसा अपना जुरिस्डिक्शन जो है एक्सरसाइज किया है, ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन यहाँ पर एक्सरसाइज किया है। इस केस में अब हाई कोर्ट को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, और किसी अदर एक्ट के लिए नहीं, सिर्फ इसी एक्ट के लिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद एंडोर्समेंट, अब्बू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, ठीक है, ने मतलब एंडोर्समेंट। अब एंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है, तो देखो एंडोर्समेंट एंड एंडोर्स्ड इंक्लूड्स एंड अप्लाई टू एन एंट्री इन राइटिंग बाय अ रजिस्टरिंग ऑफिसर। जब एक रजिस्टरिंग ऑफिसर है, जब कोई राइटिंग में एंट्री करता है, उसको हम बोलते हैं कि अब उसने एंडोर्स कर दिया, ठीक है। और वो एंट्री कहाँ कर रहा है, राइटिंग में एंट्री कर रहा है, ये बात याद रखना है। रजिस्टर जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है, जब वो एंट्री कर रहा है राइटिंग में, वर्ड आ जाएगा ओरल और रिटन बोथ, याद रखना है, ओनली रिटन एंट्री, ठीक है। और कहाँ कर रहा है, ऑन अ राइडर और अ कवरिंग स्लिप टू एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है, टेंडर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। तो दो चीजें याद रखो,
रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है एंट्री कर रहा है रिटर्न में किसी डॉक्यूमेंट पर, तो हम बोलेंगे एंडोर्समेंट हो गई। तो एंडोर्समेंट का मतलब होता है जब रजिस्टरिंग ऑफिसर रिटर्न में एंट्री करता है, ठीक है, किसी राइडर पर या फिर किसी डॉक्यूमेंट की कवरिंग स्लिप पर, तो हम बोलेंगे एंडोर्समेंट हो गया, या फिर उसको हम एंडोर्समेंट बोलते हैं। समझ आ गया? ठीक है। अब देखिए, अब बू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो अब इसका सबसेक्शन 6 क्या बोल रहा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? देखिए, इसने कहा इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, साफ बताया कि अगर कोई बिल्डिंग है, कोई हेरिडेटरी अलाउंसेस है, राइट टू वे है, लाइट है, फेरीज है, फिशरीज है और एनी अदर बेनिफिट, ठीक है, अराइज आउट ऑफ लैंड, अगर किसी लैंड से कोई बेनिफिट भी मिल रहा है तो हम ये मानेंगे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, हम क्या मानेंगे? वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। याद रहेगा आपको? ठीक है। एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ और permanently fastened to anything which is attached to the earth, but not standing timber, growing crops, nor grass. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर 3 चीजें याद रखना। पहली तो जो बिल्डिंग हो गई, ये हेरिडेटरी अलाउंसेस हो गए, ठीक है, ये सब चीजें, और बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू द अर्थ और थिंग्स permanently fastened to anything which is attached to the earth. अब मैं इसका आपको एक केस लॉ बताती हूँ। देखिए, एक केस था कुदरत उल्लाह वर्सेस म्युनिसिपल बोर्ड 1974। इस केस में ये कहा गया राइट टू कलेक्ट रेंट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर किसी को रेंट कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया है तो इसका मतलब क्या है कि उसको लैंड से बेनिफिट मिल रहा है। और हमने अभी पढ़ा इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कि जब कोई भी बेनिफिट अराइज होता है लैंड से तो हम उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो जो राइट टू कलेक्ट रेंट है या फिर राइट टू कलेक्ट ड्यूज है अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, उसको हम बोल रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। किस केस में? कुदरत उल्लाह वर्सेस म्युनिसिपल बोर्ड 1974 के केस में। ठीक है, अब एक बात सुनिए, एक क्वेश्चन ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, उसको हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा है। तो देखिए, एक केस है पी वेणुगोपाला वर्सेस थिरुनवुकरासु, ठीक है, इन पी वेणुगोपाला वर्सेस थिरुनवुकरासु, इसमें क्या कहा गया? राइट टू टैप द कोकोनट ट्रीज for getting toddy is in the nature of immovable property because it is a benefit arising out of land. ये दोनों इंपॉर्टेंट केस लॉज है, नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, आराम से वीडियो को देखना, ठीक है। उसके बाद आपको याद हो गया अब्बू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मूवेबल प्रॉपर्टी इनसे, अब मैंने इनसे क्या बताया था, मतलब इंडिया। इंडिया ये किस सबसेक्शन में? 6A, क्योंकि इसको बाद में ऐड किया गया डेफिनेशन क्लॉज में। कब ऐड किया गया? 1951 में ऐड किया गया। इंडिया का मतलब यहाँ पर क्या है? इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद इन से ली, अब ली का मतलब क्या है? लीज। देखिए यहाँ पे लीज की जो लीज को डिफाइन किया है ना, वो इंक्लूसिव हम मैं बोलूँ तो डेफिनेशन है उसकी, क्योंकि लीज इंक्लूड, तो लीज क्या क्या इंक्लूड कर रही है? काउंटर पार्ट। अगर कोई लीज है, उसका कोई काउंटर पार्ट है, तो उस काउंटर पार्ट को भी हम लीज बोलेंगे। काबूलियत, उसको भी हम लीज बोलेंगे। देखिए मैंने नोट्स बनाए हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड कर रही है, ये जिस्ट है एक्चुअली। जब आप इसको वीडियोस को देख रहे हैं तो ये जिस्ट है, बाकी मैं बेयर एक्ट से साथ के साथ आपको बता भी रही हूँ, ठीक है। जैसे हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या इंक्लूड नहीं है? स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, इनको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बाद में काटा जा सकता है और अलग काट के यूज कर रहे हैं तो फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया था, टेरिटरी ऑफ इंडिया बता दिया, लीज।
तो लीज क्या क्या इंक्लूड कर रही है? लीज का अगर कोई काउंटर पार्ट है तो वो, काबुलियत है वो, या फिर आप कोई अंडरटेकिंग है टू कल्टीवेट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो भी लीज है। और कोई अंडरटेकिंग है टू ऑक्यूपाई, तो उस अंडरटेकिंग को भी हम क्या बोलेंगे? लीज। दोनों वर्ड याद रखना, अंडरटेकिंग टू कल्टीवेट और अंडरटेकिंग टू ऑक्यूपाई। अगर ये अंडरटेकिंग भी है तो इनको हम बोलेंगे कि ये एक लीज है। और अग्रीमेंट टू लीज, अगर कोई अग्रीमेंट है लीज का तो हम उसको मानेंगे वो भी लीज है। उसके बाद आ जाइए, अब्बू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इमूवेबल प्रॉपर्टी इनसे ली। लीज तक हो गया। मैंने मूवेबल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट की, मैंने मतलब माइनर। अब इस बात को ध्यान से सुनना, कान खोलकर, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए माइनर वाले पॉइंट पर। देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें बोला माइनर का मतलब क्या है। अब कोई तुमसे नॉर्मली पूछे माइनर मतलब क्या, आप साफ बोल दोगे 18 साल से कोई भी कम का व्यक्ति है, बच्चा है, उसको हम बोलेंगे वो माइनर है। रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या कह रहा है? रजिस्ट्रेशन एक्ट ने कहा माइनर मीन्स अ पर्सन हु according to the personal law to which he is subject has not attained majority। पर्सनल लॉ के अनुसार हम ये तय करेंगे कि वो बच्चा माइनर है या नहीं है। ये वर्ड आप अंडरलाइन कर लेना, पर्सनल लॉ, ठीक है। उसके बाद है हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंने मूवेबल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट की। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या इंक्लूड कर रहा है? हमने अभी पढ़ा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ने साफ बोला कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी ने बोला ठीक है हम इनको मूवेबल प्रॉपर्टी मान लेते हैं। तो स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, इसको क्या मान लिया गया कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। और साथ के साथ जो ट्रीज पे फ्रूट होते हैं और जो ट्रीज के अंदर जूस होता है, कुछ कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं ना जिससे आप देख रहे होते हैं जूस ऐसे निकल रहा होता है उन ट्रीज से, इन जूस को भी और इस फ्रूट को भी हमने क्या माना? मूवेबल प्रॉपर्टी। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ने कहा कि फ्रूट और जूस जो ट्रीज में होते हैं वो भी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी अदर डिस्क्रिप्शन, और इसी तरीके की चीजें हम उनको क्या बोलेंगे कि वो क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंने मूवेबल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट। तो अब देखिए रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब है। रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड्स, क्या क्या रिप्रेजेंटेटिव अपने आप में क्या इंक्लूड कर रहा है? गार्जियन ऑफ अ माइनर। अगर कोई माइनर है उसका जो गार्जियन है तो हम बोलेंगे वो गार्जियन कौन है? वो गार्जियन रिप्रेजेंटेटिव है माइनर का। उसी तरीके से एंड द कमेटी और अदर लीगल क्यूरेटर ऑफ अ ल्यूनेटिक और इडियट, ठीक है। और जो ल्यूनेटिक है कोई पर्सन या कोई इडियट पर्सन है तो उसका जो लीगल क्यूरेटर होगा, ठीक है, जिसे अपॉइंट कर देते हैं गवर्नमेंट, कोर्ट, सॉरी, जब कोर्ट अपॉइंट कर देती है, ठीक है, तो कि ये ल्यूनेटिक है और इडियट है तो इसकी जो प्रॉपर्टी है आप इसको जब तक रिप्रेजेंट करना, तो ये सब जो लीगल क्यूरेटर है उसको भी हम कौन मानेंगे? रिप्रेजेंटेटिव। या फिर कोई कमेटी अपॉइंट कर दी कोर्ट ने कि ये पर्सन तो इडियट है, ल्यूनेटिक है, इसकी प्रॉपर्टी तो पता नहीं, मतलब इसकी देखभाल नहीं कर रहा, ठीक है, ये कमेटी है जो इनको संभालेगी और इनको देखेगी, तो फिर वो कमेटी भी क्या हो जाएगी? रिप्रेजेंटेटिव। याद रखना ये वर्ड, जो मैं आपको एक एक वर्ड इतना फोकस से पढ़ा रही हूँ ना, इसका रीजन यही है क्योंकि जो हम इजी चीज समझते हैं ना वही क्वेश्चन में आती है और उसमें हमारा माइंड पजल हो जाता है। तो क्या क्या वर्ड है? गार्जियन, कमेटी और लीगल क्यूरेटर। गार्जियन, कमेटी और लीगल क्यूरेटर, ये तीनों को इसमें क्या बोला गया है? रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव। तो आपको डेफिनेशन क्लॉज अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखना। जो पहली बार देख रहा है या पहली बार पढ़ रहा है इस एक्ट को, इस वीडियो को फिर आप एक बार खत्म होने के बाद दोबारा से देखना। एक दो बार देखोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके पार्ट 2 पर। पार्ट 2 क्या बात कर रहा है? पार्ट 2 कर रहा है बात ऑफ रजिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। अब देखिए ऑफ द रजिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट, अब इसका सेक्शन कहां से कहां तक है? सेक्शन 3 से लेकर 16A तक, ठीक है। अब हम कोई भी डॉक्यूमेंट
रजिस्टर कराएंगे तो उसके लिए किन किन लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कौन रजिस्टर करेगा, किस किस के पास क्या क्या ऑफिस होगा, कौन ऑफिस में बैठेगा, कौन ऑफिस बनाएगा, कौन अपॉइंट करेगा, रजिस्टर जब आप डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराएंगे तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए आप कहाँ जाएंगे। पार्ट 2 इसी बारे में बात करता है, जो कि 3 से लेकर 16A तक है। अब देखिए सेक्शन 3 क्या बात कर रहा है। सेक्शन 3 बात कर रहा है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट shall appoint an officer to be the इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब आईजीआर बनने के लिए आपका कोई ऑफिसर होना बहुत जरूरी है। कोई भी पर्सन आईजीआर नहीं बनेगा, जो ऑफिसर होगा वो ही पर्सन आईजीआर बनेगा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन बनेगा। और कौन बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट। और वर्ड क्या यूज हुआ है, शैल। इसका मतलब इस पोस्ट पे तो अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर आपको शैल वर्ड जो बताया वो इसलिए बताया क्योंकि जब आप काफी अपॉइंटमेंट ऐसे जिसमें मे वर्ड यूज हुआ है कि चाहे तो गवर्नमेंट वो अपॉइंटमेंट करे और नहीं भी करेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन इस एक्ट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट आपको आईजीआर की तो पोस्ट पर अपॉइंटमेंट करनी ही पड़ेगी, किसी ऑफिसर को आईजीआर बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये आईजीआर कहाँ पर काम करेगा, मतलब ये आईजीआर कहाँ पर अपॉइंट हो रहा है, फॉर द टेरिटरीज सब्जेक्ट टू सच गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट की जहां जहां टेरिटरीज है उसके लिए। अब मैं बात करूं इसके प्रोविजो की। देखो इसका प्रोविजो क्या कहता है, provided that the state government may, instead of making such appointment, direct that all or any of the power and duties hereinafter conferred and imposed upon the inspector general shall be exercised and performed by such officer or officers and within such local limits as the state government appoint in this behalf। अब यहाँ पर ये भी कह दिया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती है, क्योंकि सबसेक्शन 1 में बात की अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट, और दूसरा क्या कहा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो, मे वर्ड यूज हुआ है, चाहे तो अपॉइंट करने की अपॉइंट करने की जगह या अपॉइंट करने की बजाय क्या कर सकती है, किसी भी ऑफिसर को ये डायरेक्ट कर सकती है कि अब से आप आईजी की पावर को क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आईजी की पावर को अब से आप एक्सरसाइज करेंगे, डायरेक्ट कर दिया। तो सबसेक्शन 1 इस तरीके से आप ये मार्क कर लो, जैसे मैंने मार्क किया है उस तरीके से मार्क कर लो। अपॉइंट वर्ड को ऐसे मार्क कर लो, फिर नीचे डायरेक्ट वर्ड को कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और साथ के साथ किसी और पर्सन को क्या कर सकती है, और किसी और ऑफिसर को, पर्सन तो हम अपॉइंट ही नहीं कर सकते किसी को भी, इसके लिए हमें चाहिए ऑफिसर, ठीक है। किसी ऑफिसर को क्या करेगी, डायरेक्ट कर देगी कि आज से आप क्या है, आज से आप जितनी भी आईजी की पावर्स हैं, ठीक है, आप क्या करेंगे, उसको एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। जितनी भी आईजी की पावर है आप उसको एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद इसका जो सबसेक्शन 2 है, देखो ये सबसेक्शन 1 था, उसका प्रोविजो में बोल दिया कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 कह रहा है any inspector general may hold simultaneously any other office। इसका मतलब ये कि अगर आप आईजी बन गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और आप ऑफिस नहीं संभाल सकते, आप कोई ऑफिस दूसरा भी साथ के साथ साइमल्टेनियसली किसी और ऑफिस को भी आप होल्ड कर सकते हैं। आया समझ। तो अगर कोई आईजी है तो वो कोई और डिपार्टमेंट में कोई और काम भी वो कर सकता है, कोई और ऑफिस भी वो संभाल सकते हैं आईजी साहब। अब याद रहेगा स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंट करना ही करना है, शैल वर्ड यूज हुआ उसका, लेकिन प्रोविजन ने ये कह दिया कि आप किसी भी ऑफिसर को ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि आज से आप एक्सरसाइज करेंगे सारी पावर और ड्यूटीज आईजी की। और सबसेक्शन 2 ने ये कह दिया कि अगर आप आईजी तो साइड बाय साइड आप कोई भी ऑफिस को हेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सेक्शन 4 की। देखिए जो इसका सेक्शन 4 है उसको क्या कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। जो सबसेक्शन 4 है उसको कर दिया गया है रिपील। चलो एक बार इसके एमसीक्यू करके देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन और वो असाइन भी कर सकता है पावर किसी भी ऑफिसर को आईजी वाली।
जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने आईजी को अपॉइंट किया, आईजी या फिर पावर दे दी किसी सीनियर ऑफिसर को, ठीक है। इसका एमसीक्यू कौन अपॉइंट कर रहा है इंस्पेक्टर जनरल को? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, ठीक है। फिर इंस्पेक्टर जनरल किसी और ऑफिस को भी होल्ड कर सकता है, ठीक है। सेक्शन 4 जो है रिपील्ड है। अब देखो जो रिपील्ड है वो कब हुआ है? रिपील्ड 1937 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडेप्टेशन ऑफ इंडियन लॉज ऑर्डर 1937 में इसको रिपील कर दिया। अब है सेक्शन 5, डिस्ट्रिक्ट्स एंड सब डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, मैंने आपको अभी सबसेक्शन कौन सा सबसेक्शन था डेफिनेशन क्लॉज का जिसमें डिस्ट्रिक्ट वर्ड यूज हुआ था? अब आप खुद इसको मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे ताकि आपको याद रहे। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, तो ये डिस्ट्रिक्ट वर्ड कहाँ यूज हो रहा है? अब डिस्ट्रिक्ट, तो ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? सबसेक्शन 3 में, यस। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 3 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है और सब डिस्ट्रिक्ट की। तो अब डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? तो बोल रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, state government shall form district and sub-district and shall prescribe and may alter the limit of such district and sub-district। मतलब कि अब state government ही create करेगी district और sub-district को, ठीक है, इस एक्ट के लिए। फिर इसका एग्जाम और साथ के साथ स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ऑल्टर भी कर सकती है, किसी डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट की जो लिमिट्स हैं उसको ऑल्टर भी कर सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल, स्टेट चेंजेस बाउंड्री ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, याद रखना। फिर इसका सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? इसका सबसेक्शन 2 ये कह रहा है the district and sub-district formed under this section together with the limit thereof and every alteration of such limit shall be notified in the official gazette। इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। कोई भी डिस्ट्रिक्ट बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट, सब डिस्ट्रिक्ट बनाएगी, कोई ऑल्ट्रेशन करेगी तो ये सब चीजों को ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करना पड़ेगा। सबसेक्शन 3 कह रहा है जितनी भी ऑल्ट्रेशन हुई है, एवरी सच ऑल्ट्रेशन shall take effect on such day after the date of the notification। जैसे कि अगर आज कोई डिस्ट्रिक्ट बनी, ठीक है, या सब डिस्ट्रिक्ट बनाई स्टेट गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया 10 जनवरी को, ठीक है, तो फिर कब से जो सॉरी ऑल्ट्रेशन की बात हो रही है, तो कोई डिस्ट्रिक्ट थी उसको स्टेट गवर्नमेंट ने ऑल्टर कर दिया, ठीक है, उसकी लिमिट्स को बढ़ा दिया, घटा दिया, और जिस दिन ऑल्टर किया और किसी भी दिन उसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर दिया, जैसे कि 13 जनवरी को ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर दिया इस ऑल्ट्रेशन को, तो 14 जनवरी से वो जो ऑल्ट्रेशन है वो इफेक्ट में आएगी, यानी जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर दिया उसी दिन से इफेक्ट में आएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके एमसीक्यू करते हैं। डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। फिर है हमारा रजिस्ट्रेशन एंड सब रजिस्ट्रार। देखिए स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट, अब इस वर्ड को आप मार्क कर लो, मे अपॉइंट, क्योंकि आईजी को तो हम शैल अपॉइंट कर रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी पर्सन को, चाहे वो पर्सन पब्लिक ऑफिसर है या नहीं है, डजंट मैटर, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी पर्सन को क्या कर सकती है? अपॉइंट कर सकती है कि आप रजिस्ट्रार हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के, या फिर सब रजिस्ट्रार हैं सब डिस्ट्रिक्ट के। आपको ये बात याद रहेगी अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो, क्योंकि आईजी को तो हमने अपॉइंट कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने करा ही करा। अब डिस्ट्रिक्ट बनी है, सब डिस्ट्रिक्ट बनी है, अब उस डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर चाहे तो रजिस्ट्रार अपॉइंट कर देगी और उस सब डिस्ट्रिक्ट के लिए चाहे तो सब रजिस्ट्रार अपॉइंट कर देगी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा कर सकती है और किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है। आईजी बनने के लिए ऑफिसर होना जरूरी है, लेकिन रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार बनने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है। उसके बाद अगर हम इसके एमसीक्यू देखें तो अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है रजिस्ट्रार की? ये भी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। देखिए सेक्शन 7, ऑफिसेस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार। अगर स्टेट गवर्नमेंट आपने रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया है तो ऑफिस भी तो दो उनको बैठने के लिए, कहाँ बैठेंगे वो?
तो स्टेट गवर्नमेंट शैल, यहाँ पे शैल वर्ड यूज हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे मैं नहीं अपॉइंटमेंट कर दी है और जाओ बैठ जाओ कहीं भी जाके बैठना है, नहीं, अब थोड़ी इज्जत दो उनको, उनको ऑफिस होना चाहिए। द स्टेट गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एन ऑफिस टू बी स्टाइल्ड द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाएंगे रजिस्ट्रार का ऑफिस, और सब डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे सब रजिस्ट्रार का ऑफिस या जॉइंट सब रजिस्ट्रार का ऑफिस। अब जॉइंट सब रजिस्ट्रार वर्ड को मार्क कर लो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में तो बैठ रहे हैं कौन, रजिस्ट्रार, और सब डिस्ट्रिक्ट में किसका ऑफिस बन रहा है, सब रजिस्ट्रार का, या फिर जॉइंट सब रजिस्ट्रार का। इसका सबसेक्शन 2 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार और जॉइंट सब रजिस्ट्रार इन एवरी सब डिस्ट्रिक्ट। इसका सबसेक्शन 2 देखिए, स्टेट गवर्नमेंट में अमेलगमेट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में अमेलगमेट विद एनी ऑफिस ऑफ अ रजिस्ट्रार, any office of a sub-registrar subordinate to sub-registrar, and may authorize any sub-registrar whose office has been so amalgamated to exercise and perform in addition to his own power and duties। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, ऑफिस को मर्ज कर सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ऑफिस को मर्ज कर सकती है, मतलब एक ऑफिस है और बैठे दोनों ऑफिसर हैं, ठीक है, ऑफिस एक है, रजिस्ट्रार भी बैठ रहे हैं और सब रजिस्ट्रार भी बैठ रहे हैं, मर्ज कर सकती है ऑफिस, स्टेट गवर्नमेंट ये काम कर सकती है, ठीक है। सब रजिस्ट्रार फिर क्या कर सकता है, जब साथ में बैठ रहे हैं तो सब रजिस्ट्रार चाहे तो रजिस्ट्रार के फंक्शन को परफॉर्म भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसका जो सबसेक्शन 2 का प्रोविजो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या कह रहा है, provided that no such authorization shall enable a sub-registrar to hear an appeal against an order passed by himself under this act। अब ध्यान से सुनो, देखो अपील सुनने की पावर दी गई है रजिस्ट्रार को, ठीक है, अपील सुनने की पावर किसको दी गई है, रजिस्ट्रार को। आगे सेक्शन आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि रजिस्ट्रार जो है अपील सुन सकता है, लेकिन इस सेक्शन ने बोला, सबसेक्शन 7 ने, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो दोनों का ऑफिस एक बना सकती है और दोनों काम, अगर सब रजिस्ट्रार है तो वो चाहे तो रजिस्ट्रार के काम भी कर सकता है, उसके फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। लेकिन प्रोविजो ने ये कह दिया, सब रजिस्ट्रार, आप रजिस्ट्रार के फंक्शन तो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपने कोई ऑर्डर पास किया, जैसे मैं सब रजिस्ट्रार हूँ तो मेरे पास मैंने कोई ऑर्डर पास किया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर पास करने की तो पावर है ही, लेकिन जब मैं सब रजिस्ट्रार हूँ, कोई मैं ऑर्डर पास करूंगी तो उसकी अपील तो रजिस्ट्रार के पास जाएगी। अब मैंने ऑर्डर खुद पास किया, ठीक है, मैं सब रजिस्ट्रार हूँ, और उस ऑर्डर के अगेंस्ट जब अपील जा रही है तो वो अपील भी मैं खुद सुन रही हूँ, तो ये पावर आपके पास नहीं है। हमने कह दिया कि सबसेक्शन 2 में आप रजिस्ट्रार की पावर का यूज कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप अपने ही ऑर्डर के अगेंस्ट खुद ही अपील सुन लो, ठीक है, इसकी प्रोविजो में बात लिखी गई है। सब रजिस्ट्रार कैन नॉट हियर अपील अगेंस्ट हिज ओन ऑर्डर। आया समझ आपको? सब रजिस्ट्रार एक्ट एज, इसका एग्जांपल क्या हो गया कि सब रजिस्ट्रार जो है एक्ट कर सकता है एज अ रजिस्ट्रार बट कैन नॉट हियर ओन अपील। एमसीक्यू, सब रजिस्ट्रार कैन हियर ओन अपील? नो। फिर हमारा सेक्शन 8। अगर मैं सेक्शन 8 की बात करूं, क्या बात कर रहा है सेक्शन 8? इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस। अब देखिए यहां पर क्या बात हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट मे ऑल्सो अपॉइंट, वर्ड क्या यूज हो रहा है, मे, मार्क दिस वर्ड मे। जरूरी नहीं है, जैसे कि क्या जरूरी नहीं था, रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को अपॉइंट करना जरूरी नहीं था, मे वर्ड यूज हुआ था। उसी तरीके से इंस्पेक्टर, देखो वर्ड याद रखना, इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो हमने सेक्शन 6 में पढ़ा था, जो हमने सेक्शन 3 में पढ़ा था वो था इंस्पेक्टर जनरल, वो अपॉइंट करना बहुत जरूरी था स्टेट गवर्नमेंट को। ये क्या वर्ड है, इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो था आईजीआर, ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, और ये है इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ये है IRO, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट मे ऑल्सो अपॉइंट ऑफिसर्स
टू बी कॉल्ड इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी ऑफिसर को IRO भी अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। और ये जितने भी, इसका सबसेक्शन 2 कह रहा है जितने भी इंस्पेक्टर है ना IRO, वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? IGRA के, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो स्टेट अपॉइंट कर रहा है इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस के लिए, और उसमें ड्यूटीज वगैरह जो भी है वो बताएंगे। और साथ के साथ इंस्पेक्टर जो होगा वो किसके सबऑर्डिनेट होगा? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब देखिए, इंस्पेक्टर वर्क अंडर इंस्पेक्टर जनरल। MCQ, इंस्पेक्टर किसके सबऑर्डिनेट है? तो इंस्पेक्टर जनरल के। फिर हमारा सेक्शन 9 को रिपील कर दिया गया है 1927 में। कब रिपील कर दिया गया है? 1927 में। और जो सेक्शन 4 था कब रिपील हुआ था? 1937 में, 1937 में, ठीक है, याद रखना साथ के साथ। फिर है सेक्शन 10, अब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन हिज ऑफिस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसलिए ध्यान से सुनना। देखो, when any registrar other than the registrar of a district including a presidency town, इसका मतलब जो प्रेसिडेंसी टाउन है वहां में उनके डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर, अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स की, ठीक है। तो अगर कोई रजिस्ट्रार अब्सेंट होता है अदरवाइज देन ऑन ड्यूटी इन हिज डिस्ट्रिक्ट, इसका मतलब वो अगर ड्यूटी पर है और उसके बाद वो कहीं और चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं है वो अब्सेंट है, वो ये कह रहा है जब वो ड्यूटी पर आया ही नहीं है, ठीक है। अदरवाइज देन ऑन ड्यूटी इन हिज एब्सेंस, इसका मतलब रजिस्ट्रार जब अब्सेंट है और व्हेन हिज ऑफिस इज टेम्पररी वैकेंट, या जो उसका ऑफिस है वो टेम्पररी अभी क्या है, वैकेंट है, उस सिचुएशन में क्या होगा? अब काम तो छोड़ नहीं देंगे, कोई ना कोई तो रजिस्ट्रार का काम संभालेगा। तो इस केस में कहा गया, एनी पर्सन whom the inspector general appoints in this behalf or in default of such appointment the judge of the district court within the local limits of whose jurisdiction the registrar office is situate shall be the registrar during such absence or until the state government fill ups the vacancy। registrar जो है वो absent है या उनकी जो पोस्ट है, वो जो सीट है वो टेम्पररी वैकेंट है, उस केस में IG किसी भी पर्सन को रजिस्ट्रार अपॉइंट कर सकते हैं। और अगर IG ने किसी पर्सन को रजिस्ट्रार अपॉइंट नहीं किया है तो फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होंगे वो खुद ही रजिस्ट्रार का काम संभालेंगे, ठीक है। द जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन द रजिस्टर ऑफिस सिचुएट शैल बी द रजिस्ट्रार। ये बात याद रखोगे। तो ये दो पर्सन है, एक तो IG और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज। इसका प्रोविजो 2 क्या कहता है? अब प्रोविजो 2 बात कर रहा है प्रेसिडेंसी टाउन। प्रेसिडेंसी टाउन आपको पता ही है, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। अब इस एरिया में अगर जो इस एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर यहाँ पर रजिस्ट्रार अब्सेंट रहते हैं, ठीक है, या उनकी पोस्ट टेम्पररी वैकेंट रहती है, इस केस में अब जो एनी पर्सन whom the IG अपॉइंट इन दिस बिहाफ, अब यहाँ पे क्या कहा गया कि IG किसी पर्सन को रजिस्ट्रार प्रेसिडेंसी टाउन में अपॉइंट कर सकते हैं। तो एक डिफरेंस आप याद रखना, जब बात थी जो प्रेसिडेंसी टाउन से अलग अगर कोई एरिया है ना, कोई भी एरिया है, प्रेसिडेंसी टाउन नहीं है, वो कोई भी एरिया है, रजिस्ट्रार जो है वो नहीं आ रहे हैं, अब्सेंट है, उस केस में IG के पास भी पावर थी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी पावर थी। लेकिन प्रेसिडेंसी टाउन की बात कर रही हूं मैं, तो सिर्फ IG के पास पावर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के पास पावर नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो फिर किसी भी पर्सन को क्या अपॉइंट कर सकते हैं? रजिस्ट्रार अपॉइंट कर सकते हैं। इसका अब देखिए शॉर्ट नोट, रजिस्ट्रार अब्सेंट है, पोस्ट वैकेंट है, तो IG अपॉइंट करेंगे किसी को भी रजिस्ट्रार, ठीक है। और अगर IG काम नहीं करते तो डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट करेंगे। एग्जाम्पल, रजिस्ट्रार लीव पर है तो IG ने अपॉइंट कर दिए, रिप्लेस कर दिया किसी को। इसका सबसेक्शन 2 की बात है, प्रेसिडेंसी टाउन की डिस्ट्रिक्ट है और रजिस्ट्रार अब्सेंट है तो सिर्फ IG के पास पावर है रजिस्ट्रार को अपॉइंट करने की, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के पास नहीं है। MCQ क्या है? टेम्पररी रजिस्ट्रार अपॉइंटेड बाय, जो टेम्पररी रजिस्ट्रार होते हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं? तो उनको अपॉइंट कर रही है IG, ठीक है। अब सेक्शन 11 है हमारा अब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार ऑन ड्यूटी। पहले क्या था, जो हमारे रजिस्ट्रार थे
वो absent थे, लेकिन वो absent कैसे थे कि वो ड्यूटी पर ही नहीं थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो रजिस्ट्रार absent है वो कैसे है, वो ड्यूटी पर तो आए हैं, लेकिन ऐसा भी तो होता है किसी काम के सिलसिले में चले गए हैं तो absent हैं। इस केस में क्या होगा, when any registrar is absent from his office on duty in his district, he may appoint any sub-registrar or any person, ठीक है, in his district to perform during such absence all the duties of registrar except those mentioned in section 6872। अब देखिए, जब ऑफिस ही नहीं आ रहे थे, ठीक है, ड्यूटी पर ही नहीं आ रहे थे, तब रजिस्ट्रार absent थे। उस केस में आईजी के पास पावर, रजिस्ट्रार आ रहे हैं, ड्यूटी पर भी है, लेकिन उनका जो ऑफिस है वो फिलहाल absent है, किसी काम की वजह से, ऑफिस के काम की वजह से बाहर गए हैं। उस केस में रजिस्ट्रार खुद ही किसी पर्सन को अपॉइंट करके जाएंगे कि आप मेरे फंक्शन परफॉर्म करना, या फिर किसी सब रजिस्ट्रार को अपॉइंट करके जाएंगे। ठीक है, अपॉइंट कर सकते किसी भी सब रजिस्ट्रार को, किसी भी अदर पर्सन को, कि जब तक मैं absent हूं जब तक आप मेरे फंक्शन को परफॉर्म करिए। लेकिन याद रखना ये लाइन, एक्सेप्ट दोज मेंशन इन 6872, रजिस्ट्रार कह के गए हैं देखो मैं ड्यूटी पर तो हूं लेकिन मैं absent हूं, किसी काम से जा रहा हूं, मेरे सारे फंक्शंस आप संभालेंगे, लेकिन 68 वाला काम और 72 वाला काम आप नहीं करेंगे। सेक्शन 68 वाला काम और सेक्शन 72 वाला काम आप नहीं करेंगे। तो सेक्शन 68 क्या था, सेक्शन 68 था सुपरिंटेंडेंस और कंट्रोलिंग पावर। जो रजिस्ट्रार होते हैं वो वो कंट्रोल, उनके पास कंट्रोलिंग पावर होती है, वो सुपरिंटेंडेंट करते हैं बेसिकली। आप सेक्शन 68 निकालो, मैं साथ के साथ समझा देती हूँ आपको। सेक्शन 68 क्या कह रहा है, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू सुपरिंटेंडेंट एंड कंट्रोल सब रजिस्ट्रार। ठीक है, तो रजिस्ट्रार ने कहा कि देखो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, आप सब रजिस्ट्रार आप मेरे काम संभालो, लेकिन सब रजिस्ट्रार आप वो काम नहीं संभाल सकते जो मेरा काम था, सारे सब रजिस्ट्रार को कंट्रोल में रखना, सब पर कंट्रोल रखना। आप तो खुद सब रजिस्ट्रार हो, खुद सब रजिस्ट्रार होके और अदर सब रजिस्ट्रार पर तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये वाली पावर का यूज मत करना। दूसरा 72 वाली जो पावर है, ठीक है, जो 72 जो सेक्शन 72 है, अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर कौन सी पावर है, उसके अंदर पावर है अपील की। अगर आपके पास अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो उस बेयर एक्ट को आप खोलो, आप उसमें देखेंगे कि जो रजिस्ट्रार है उसके पास अपीलेट पावर भी होती है। ठीक है, रजिस्ट्रार के पास अपीलेट पावर भी होती है। तो कहा रजिस्ट्रार ने कि देखो मैं जा रहा हूँ, सारी पावर संभालना, सारी पावर देखना, सारी ड्यूटीज परफॉर्म करना, लेकिन 68 की पावर का यूज मत कर लेना। 68 की पावर कौन सी थी कि कंट्रोल ओवर सब रजिस्ट्रार, वो काम तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, आप नहीं। दूसरा अपील की पावर, अपील रजिस्ट्रार को जा रही है तो आप कैसे आप उस अपील को सुन लेंगे, क्योंकि जब मैंने इससे पहले लास्ट सेक्शन आपको कराया है, कौन सा सेक्शन कराया है, सेक्शन 7, उसमें आपने देखा था कि जब रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस की बात थी तो ये कहा गया था कि हम मर्ज भी कर सकते हैं ऑफिस को, और जो सब रजिस्ट्रार है वो रजिस्ट्रार की पावर का यूज भी कर लेगा, लेकिन उसके सब सेक्शन 2 के प्रोविजन में साफ कह दिया गया था अपील वाले प्रोविजन नहीं यूज कर सकते सब रजिस्ट्रार। वही बात सेम जब ऑफिस में रजिस्ट्रार absent है तो भी क्लैरिफाई कर दिया। सेक्शन 7 में तो ऑफिस बना रहे थे आप रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार का, तो स्टेट गवर्नमेंट ने चाहा तो दोनों का ऑफिस, एक ही ऑफिस में दोनों को बिठा दिया, तो कहा कि चलो ठीक है दोनों फंक्शन आप परफॉर्म कर लेना, सब रजिस्ट्रार को भी रजिस्ट्रार वाली पावर दे दी, लेकिन क्लियर कर दिया अपील की पावर नहीं। फिर जब हम सेक्शन 12 में आ रहे हैं, सेक्शन 11 में आ रहे हैं, तो सेक्शन 11 ने बोला कि अगर रजिस्ट्रार जो है अपने ऑफिस से, अपने जो ऑफिस है उससे absent है, तो सब रजिस्ट्रार आप सारी पावर का यूज कर लेना, लेकिन रजिस्ट्रार ने पहले कह दिया अपील की पावर का यूज मत करना। तो 7 में भी बार था और 11 में भी बार है सब रजिस्ट्रार को कि अपील की पावर का यूज नहीं कर सकते, लेकिन 11 में एक चीज और ऐड हो गई, वो ये है कि सुपरिटेंडेंट की भी पावर सब रजिस्ट्रार को नहीं दी गई। आया समझ? अगर इस तरीके से समझते हुए जाओगे तो बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी, क्योंकि हमें लॉ को सिंप्लीफाई करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ठीक है, अब इसके नोट्स देखिए। व्हेन रजिस्ट्रार इज ऑन ड्यूटी आउटसाइड ऑफिस इन हिज डिस्ट्रिक्ट, he can appoint sub registrar or any person।
सच पर्सन परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार एक्सेप्ट पावर अंडर 68। 68 कौन सी? सुपरिटेंडेंट की पावर। 72 कौन सी? रजिस्ट्रार की अपील की पावर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे रजिस्ट्रार है, वो किसी फील्ड पर इंस्पेक्शन करने गया है, तो अब अपॉइंट कर गया है सब रजिस्ट्रार को टेम्परली, कि कोई पीछे से मेरे आए ना, वो काम संभाल लेना आप। ठीक है, एमसीक्यू, रजिस्ट्रार क्या डेलीगेट कर सकता है ड्यूरिंग ड्यूटी? तो क्या कर सकता है बताओ? रजिस्ट्रार अपने जो पावर्स है उसको ड्यूरिंग ड्यूटी डेलीगेट कर सकता है। डेलीगेट का मतलब होता है अपना काम किसी और को सौंपना। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, अभी हमने पढ़ा सेक्शन 11 में। उसके बाद है सेक्शन 12, अब्सेंस ऑफ सब रजिस्ट्रार। अब आप देखिए, अब्सेंस ऑफ सब रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन हिज ऑफिस। अब सब रजिस्ट्रार जो हैं वो अब्सेंट हो गए हैं, या फिर उनकी जो उनका ऑफिस है वो वैकेंट है। अभी तक हम रजिस्ट्रार के ऑफिस जो है वो वैकेंट थे, ठीक है, उसकी बात कर रहे थे। अब बात है कि सब रजिस्ट्रार है वो अब्सेंट है, तो अगर वो अब्सेंट है उस केस में क्या होगा? एनी पर्सन whom the registrar of the district appoint in this behalf shall be sub registrar। तो फिर रजिस्ट्रार अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को सब रजिस्ट्रार, ठीक है, जब तक वो अब्सेंट है या फिर जब तक वो वैकेंसी फिलअप नहीं हो जाती। तो सब रजिस्ट्रार अब्सेंट है, पोस्ट वैकेंट है, तो रजिस्ट्रार अपॉइंट कर सकते हैं टेम्पररी सब रजिस्ट्रार को। ठीक है, एग्जाम्पल, रजिस्ट्रार ने अपॉइंट कर दिया ऑफिसर को एज अ टेम्पररी सब रजिस्ट्रार। एमसीक्यू देखिए, टेम्पररी सब रजिस्ट्रार कौन अपॉइंट कर रहा है? रजिस्ट्रार। एक बात याद रखना, डिफरेंस समझो। जब हमने पढ़ा था सेक्शन 6, तो सेक्शन 6 हमने क्या पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपॉइंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपॉइंट कर सकती है किसी भी पर्सन को, चाहे वो पब्लिक ऑफिसर हो चाहे वो ना हो। क्या? रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार, यही पढ़ा था ना, रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। अब आ जाओ सेक्शन 12 पे। यहाँ पर सब रजिस्ट्रार जो है उसका ऑफिस क्या है? उसका जो सब रजिस्ट्रार है वो अब्सेंट हो गया है। अब इस अब्सेंट वाले केस में, इस एब्सेंस वाले केस में क्या हो रहा है? रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार अपॉइंट कर रहा है किसी भी पर्सन को। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। इसका मतलब जो पहली अपॉइंटमेंट हो रही है वो तो स्टेट गवर्नमेंट ही कर रही है। जैसे कि मुझे स्टेट गवर्नमेंट ने सब रजिस्ट्रार अपॉइंट कर दिया, मैं अब अब्सेंट हूं अपने ऑफिस से। जब मैं अब्सेंट हूं तो मेरी जगह किसी पर्सन को अपॉइंट करने का काम उस केस में रजिस्ट्रार कर सकता है। इसका मतलब न्यू पोस्ट पर अपॉइंटमेंट नहीं कर रहा है। जब कोई अब्सेंट है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, उसके बदले अब रजिस्ट्रार कर सकता है। अभी इस क्वेश्चन को याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने मत बैठ जाना। ये देखना कि सेक्शन 6 से क्वेश्चन आया है, इस सेक्शन 12 से क्वेश्चन आया है, डबल कर देना। सेक्शन 6 को अगर हम डबल कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार की बात है, और डबल कर रहे हैं तो उसका 12 सेक्शन जो सब रजिस्ट्रार की जो ऑफिस है उसके वैकेंट होने की बात कर रहे हैं, उसकी अब्सेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना है इसको। अब देखिए, टेम्पररी सब जो रजिस्ट्रार है कौन अपॉइंट कर रहा है यहाँ पर? तो टेम्पररी वर्ड देख लो, टेम्पररी, परमानेंट नहीं, परमानेंट स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। टेम्पररी सब रजिस्ट्रार कौन अपॉइंट कर रहा है? वो कर रहा है रजिस्ट्रार। फिर है सेक्शन 13, रिपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, रिपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 10, 11, 12। अब आप एक बात देखना, सेक्शन 10 में जब रजिस्ट्रार अब्सेंट है तो कौन अपॉइंटमेंट कर रहा है? आईजी कर रहा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज आ रहे हैं उनकी जगह, स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं है सेक्शन 10 में। सेक्शन 11 में आ रहे हो तो जब रजिस्ट्रार अब्सेंट है अपने ऑफिस से अब्सेंट है, तो रजिस्ट्रार ने खुद ही सब रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर दिया एज रजिस्ट्रार, सेक्शन 11 में। सेक्शन 12 में सब रजिस्ट्रार अब्सेंट है तो रजिस्ट्रार ने अपॉइंट कर दिया किसी पर्सन को सब रजिस्ट्रार में। ये सारी अपॉइंटमेंट हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं पता। तो सेक्शन 13 में बोल दिया कि जब सेक्शन 10 और सेक्शन 11 और सेक्शन 12 की अपॉइंटमेंट करोगे तो आईजी साहब जरा ये रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को भेज देना
ठीक है, तो जितनी भी अपॉइंटमेंट हो रही है 10, 11, 12 में, इसकी रिपोर्ट की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के पास। और इसकी रिपोर्ट कौन करेगा? सबसेक्शन 2 ने बताया कि इसकी रिपोर्ट करेंगे आईजी। ठीक है, सच रिपोर्ट शैल बी ईदर स्पेशल और जनरल एज द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट। ठीक है, तो ये रिपोर्ट इसके सबसेक्शन 1 में लिखी है, स्टेट गवर्नमेंट बाय द इंस्पेक्टर जनरल। अब आप मुझे बताओ, इंस्पेक्टर जनरल, इसकी अपॉइंटमेंट कहाँ होती है, क्या मैंडेटरी है और कौन करता है? कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। इंस्पेक्टर जनरल की अपॉइंटमेंट कहाँ हो रही है, किस सेक्शन में हो रही है, कौन कर रहा है और क्या ये मैंडेटरी है? देखो, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर करा करो ताकि मुझे समझ आ जाए कि आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस देख लिया काम खत्म। इफ आई एम आस्किंग समथिंग, डू रिप्लाई। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम इसके नोट्स। सिंपल है, रिपोर्ट कैन बी स्पेशल और जनरल और एमसीक्यूज का कौन रिपोर्ट जो है करता है इन अपॉइंटमेंट के बारे में, कौन रिपोर्ट कर रहा है? आईजी कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट को कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 14, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर, अब इसका मतलब, अब स्टेट गवर्नमेंट स्टाफ प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये जो रजिस्ट्रार हैं, सब रजिस्ट्रार हैं, इनके लिए हमारे पास स्टाफ की जरूरत तो होनी चाहिए। तो सेक्शन 14 बेसिकली यही बात कर रहा है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर। अब और हमें रजिस्टरिंग ऑफिसर्स चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को तो ये कौन अपॉइंट कर रहे हैं? तो स्टेट गवर्नमेंट में अलाउ, तो स्टेट गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट फॉर सेवरल ऑफिसेज अंडर दिस एक्ट, की और भी ऑफिसेज की एस्टैब्लिशमेंट की जा सकती है। अलाउ कर रही है, अपॉइंट नहीं। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने अगर अलाउ कर दिया कि ठीक है, सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार की हेल्प के लिए या फिर आईजी की हेल्प के लिए हमें ये ऑफिसेज और चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट अलाउ कर देगी। ठीक है, बना लो। तो ये सेक्शन 14 है। ठीक है, और ये सेक्शन 14 का सबसेक्शन 2 है, क्योंकि सबसेक्शन 1 इसका क्या हो चुका है? सबसेक्शन 1 इसका ओमिट हो चुका है। उसके बाद सेक्शन 15, सील ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स। ठीक है, अब जो भी रजिस्ट्रार हैं, सब रजिस्ट्रार हैं, शैल यूज अ सील बियरिंग द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इन इंग्लिश एंड इन सच अदर लैंग्वेज एज द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट। तो जो रजिस्ट्रार है, सब रजिस्ट्रार है, उनकी अपनी एक सील होगी और उसके अंदर वो सब इंग्लिश में लिखा होगा जो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। और किस लैंग्वेज में लिखा होगा उस सील पर, वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही बताएगी। और सील किस किस की है? इस रजिस्ट्रार की और सब रजिस्ट्रार की सील भी होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो रजिस्ट्रार है, सब रजिस्ट्रार है, वो एक ऑफिशियल सील को यूज करेंगे। सील में नेम वगैरह, ऑफिस का नेम वगैरह होता है और वो सारी डिटेल्स होगी जो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। सील ऑफ सब रजिस्ट्रार जयपुर, इस तरीके से एग्जाम्पल हो गया। एमसीक्यू सील कौन यूज कर रहा है? रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 16, रजिस्टर बुक्स एंड सेफ्टी। देखिए, इसका अगर जो हेडिंग है वो है रजिस्टर बुक्स एंड फायर प्रूफ बॉक्सेस। अभी डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसा ना हो ना कि बिल्डिंग में आग लग गई है तो सारे डॉक्यूमेंट्स जल जाए, तो इनको हमें सेव करके तो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्शन 16 ने कहा, स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड फॉर द ऑफिस ऑफ एवरी रजिस्टरिंग ऑफिसर्स द बुक्स नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगी? प्रोवाइड करेगी ऑफिस, हर रजिस्टरिंग ऑफिसर को, ऑफिसर द बुक्स नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, बेसिकली फायर प्रूफ बॉक्सेस वगैरह ये सब। ठीक है, तो सेक्शन 16 हमारा कंप्लीट हो गया। सेक्शन 16 उसका फिर सबसेक्शन 2 देखो आप, द बुक सो प्रोवाइडेड शैल कंटेन द फॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय इंस्पेक्टर जनरल। अब चीज याद रखना, सबसेक्शन 2 में क्या लिखा गया है कि जो बुक है
उस वो क्या कंटेन कर रही है, द बुक सो प्रोवाइडेड, जो बुक प्रोवाइड करा है अभी सबसेक्शन 1 में स्टेट गवर्नमेंट ने, उसके वो क्या कंटेन करेगी, द फॉर्म्स from time to time prescribed by the Inspector General with the sanction of the state government, and the pages of such books shall be consecutively numbered in print, and the number of pages in each book shall be certified on the title page by the officer by whom such book are issued. तो basically फिर जो आईजी है वो जो बुक है वो किस फॉर्मेट में होगा, किस फॉर्मेट में होगी वो आईजी बताएंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको सैंक्शन करेगी। जो नंबर है, ठीक है, वो कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड होने चाहिए, ठीक है। जितने भी जो पेजेस हैं उस बुक में, नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, वो सारे सर्टिफाइड होने चाहिए। तो ये सारा जो है जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जाएगा। सबसेक्शन 3, द स्टेट गवर्नमेंट शैल सप्लाई द ऑफिस ऑफ एवरी रजिस्ट्रार विद अ फायर प्रूफ बॉक्स, और फिर इन सबको एक फायर प्रूफ बॉक्स भी स्टेट गवर्नमेंट सप्लाई करेगी रजिस्ट्रार को। एंड शैल इन ईच डिस्ट्रिक्ट मेक सुटेबल प्रोविजन फॉर द सेफ कस्टडी of the records connected with the registration of document। बेसिकली क्या है, हमें डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, सेफ रखना है, इसीलिए हम फायर प्रूफ बॉक्सेस दे रहे हैं। तो बुक कंटेन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है ना, बुक कंटेन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स, पेज नंबर्ड एंड सर्टिफाइड, फिर फायर प्रूफ बॉक्स प्रोवाइडेड, सेफ कस्टडी ऑफ रिकॉर्ड्स इंश्योर्ड। एग्जाम्पल, डॉक्यूमेंट्स स्टोर सेफली इन फायर बॉक्स। सेफ्टी ऑफ रिकॉर्ड्स इंश्योर्ड बाय, कौन इंश्योर करता है सेफ्टी ऑफ रिकॉर्ड्स, तो वो है फायर प्रूफ बॉक्स। तो देखिए ये हमारा सेक्शन 16 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 का ये लास्ट सेक्शन है 16A, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी वीडियो मैं बाद में अपलोड करूंगी। 16A बेसिकली किससे डील कर रहा है, वो डील कर रहा है कीपिंग ऑफ बुक्स इन कंप्यूटर, फ्लॉपीज, डिस्केट्स एटसेट्रास, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात की गई है। इसको 2001 में इंसर्ट किया गया है, 16A को 2001 में इंसर्ट किया गया है। बेसिकली इसमें क्या बोला गया है कि जो रजिस्टर्स कैन बी मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो ये रजिस्टर्स है इनको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखो ज्यादा सेफ रहते हैं ना, जलने आग लग जाए तो डॉक्यूमेंट्स जल जाए तो ऐसी कोई परेशानी नहीं रहती, लाइक कंप्यूटर और डिजिटल स्टोरेज। देखो अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, इसके नोट्स देखो, लोग सर्टिफाइड कॉपीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वैसे ही वैलिड होंगे जैसे एक लीगल कॉपी होती है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को अलाउ किया गया है, यस। फिर ये पार्ट 3 है, मैं बाद में इसको कराऊंगी। तो देखो जितने भी स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लग रहा है और कैसे एक एक्ट को सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ा जाए, तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे ये वैलिडिटी मिल जाए कि यू आर लाइकिंग माई पैटर्न एंड यू आर लाइकिंग द वे आई एम टीचिंग। ओके, सो डू लाइक माई चैनल, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब। That's all for today. Bye bye. Take care.